स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेशन इन पाइला के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये देखेंगे कि इस एनिमल में किस तरह से श्वसन की क्रियाविधि पूर्ण होती है, कौन कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट और एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। पाइला एक उभयचरी प्राणी होता है, अर्थात इसमें एक्वेटिक और एरियल दोनों ही प्रकार का रेस्पिरेशन पाया जाता है। इसे पॉन्ड स्नेल या एप्पल स्नेल भी कहते हैं और ये एक गैस्ट्रोपॉड मॉलस्क है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है और जैसे कि इसके अपन रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो जलीय श्वसन यानी कि जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है उसके लिए इसमें गिल्स पाए जाते हैं जिन्हें कि टीनिडियम कहते हैं, और एरियल रेस्पिरेशन के लिए इनमें पल्मोनरी सैक पाया जाता है या फिर न्यूकल लॉब्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है जो कि एक प्रकार से इनके एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। अर्थात इसमें रेस्पिरेशन के 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हो गए, एक टीनिडियम या गिल, सेकंड पल्मोनरी सैक और थर्ड है न्यूकल लॉब्स। पहले हम इसके एक्वेटिक रेस्पिरेशन में जो सहायक है यानी कि जो टीनिडियम है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो टीनिडियम होता है ये एक तरह से एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्योंकि ये इसके जलीय श्वसन में सहायक होता है। ये ब्रैंकियल चैम्बर के दाहिनी तरफ स्थित होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये गिल है। ये एक तरह से जो डॉर्सल लैटरल वॉल होती है उससे ये चिपका हुआ रहता है और एक अक्ष होता है जिसके द्वारा ये ब्रैंकियल चैम्बर में लटका रहता है, और जिस अक्ष पर ये जो गिल्स होते हैं वो इससे जुड़े हुए रहते हैं उसे टीनिडियल एक्सिस कहते हैं। इस चित्र में सभी ऑर्गन्स जो हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो हम देख सकते हैं। जैसे ये जो हाइलाइटेड एरिया है ये टीनिडियम है और यहाँ पर पल्मोनरी सैक जो है उसको दर्शाया गया है। इसके साथ ही इसमें ये जो आगे हेड वाला पार्ट है इसके दोनों तरफ न्यूक्ल लॉब्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये दोनों न्यूक्ल लॉब्स है। और एक यहाँ पर ऑस्फ्रिडियम दिखाया गया है, ये भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सहायक होता है। वो किस तरह से होता है इसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑस्फ्रिडियम किस तरह से यहाँ पे ये रेस्पिरेशन में सहायक होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो कि पाइला में श्वसन को संभव बनाते हैं। अब हम इसके जो गिल का जो स्ट्रक्चर है या जो टीनिडियम है उसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक कंघी के समान, ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये मोनोपेक्टिनेट होता है। मोनोपेक्टिनेट का मतलब ये है कि इसमें इसके समकोण पे बहुत सारी त्रिभुजाकार लैमेलिस पाई जाती है। ये जो चित्र में एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है ये टीनिडियल एक्सिस है, ये टीनिडियल एक्सिस, और इस पे ये सारे जो लैमेलिस है वो यहाँ गिल एक्सिस या टीनिडियल एक्सिस इसको कह सकते हैं। ये सारे लैमेली होते हैं वो यहाँ पे एक समान यानी कि एक कंघे के समान ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको मोनोपेक्टिनेट अरेंजमेंट कहते हैं। ये जो लैमेलीज होती है ये एक सीरीज में एक दूसरे के समांतर होती है
और प्रत्येक जो लैमिला है, ये प्रत्येक जो इसके अंदर लैमिला होती है वो अपने उसका जो बेस होता है, यानी कि चौड़े आधार की सहायता से ये मेंटल जो वॉल होती है उससे जुड़ी रहती है, और इनके जो नैरो एंड होते हैं, यानी कि जो संकरे सिरे होते हैं, वो इसके गिल चैम्बर में या ब्रैंकियल चैम्बर में मुक्त रूप से लटके हुए रहता है, जैसा अभी हमने प्रीवियस वाले उस चित्र में देखा था। द बेसल एंड of each lamella is attached to the pallial epithelium of the mental wall, and the other end hangs freely in the branchial chamber। यानी कि इनका जो ये बेस वाला एरिया है, ये पेलियल एपिथीलियम, मेंटल वॉल की भी जो पेलियल एपिथीलियम होती है उससे यहाँ अटैच होता है। अभी हम एक एक लैमिला की जब डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि यहाँ वहाँ पर ये पेलियल एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से अब इस चित्र में हम ये देख सकते हैं कि जो मिडल वाले लैमिलीज होते हैं, गिल के जो सबसे मिडल वाले होते हैं, ये चौड़े होते हैं, और जैसे जैसे सिरों की तरफ बढ़ते जाते हैं ये जो लैमिलीज जो होते हैं उनका आकार जो होता है वो छोटा होता जाता है। लैमिलीज आर लार्ज इन साइज इन द मिडिल एंड इट डिक्रीज टूवर्ड्स द टू एंड्स। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना होती है जिसपे ये व्यवस्थित रहते हैं। इसे हम मोनोपेक्टिनेट कहते हैं। अब जैसा कि अभी हमने बात की थी कि इसका जो ब्रॉड बेस होता है वो लैमिला का, वो एक टिनिडियल एक्सिस जो होती है उससे अटैच होता है, और जो नैरो एंड होता है वो ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर स्वतंत्र रूप से लटका हुआ रहता है। प्रत्येक लैमेली का जो राइट साइड होता है वो उसके लेफ्ट साइड की अपेक्षा छोटा होता है, और इनसे क्रमशः एफरेंट, इसलिए इसे जो एफरेंट साइड और इफरेंट साइड कहते हैं। अर्थात इसका राइट साइड जो होता है वो एफरेंट साइड, और जो लेफ्ट साइड होता है वो इफरेंट साइड कहलाता है। सभी लैमिलीज जो होती है वो समान आकार की नहीं होती है, क्योंकि ये जो सेंटर में होती है बड़ी होती है और जो किनारों पे होती है वो छोटी होती है। प्रत्येक लैमिली के जो अग्र और पश्च सतह है उस पर कुछ ट्रांसवर्स प्लेट्स पाई जाती है, और प्रत्येक प्लेट्स में बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी ब्रांचेज होती हैं। इसमें इस चित्र में एक लैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर ट्रांसवर्स प्लेट्स जो है वो प्रेजेंट है, ये ट्रांसवर्स प्लेट्स हैं, और इनके अंदर ये एफरेंट ब्लड वेसल्स है, वहाँ से इसके अंदर ये रुधिर का प्रवाह दिखाया गया है। तो इस प्रकार जो सारी लैमिलीज है वो एक अक्ष से चिपकी हुई रहती है जिसको हमने टिनिडियल एक्सिस कहा, और इसका जो फ्री वाला साइड है वो ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर, ब्रैंकियल चैम्बर में ये टिनिडियल एक्सिस है, और इसका जो फ्री वाला साइड है वो ब्रैंकियल चैम्बर की ओर फ्री रूप से लटका हुआ रहता है। और इसका जो राइट वाला साइड है वो एफरेंट साइड कहलाता है, और ये इधर वाला जो साइड होता है ये इसका इफरेंट साइड कहलाता है। Both the anterior and posterior surface of each lamella are twisted transversely to form rigid or transfer fold। यानी कि इसमें जो ट्रांसफर फोल्ड्स है या ट्रांसफर प्लीट्स जिसको हमने कहा वो यहाँ पर ये उसकी उस संरचना को बनाते हैं। एंड द साइड्स आर हाईली वेस्कुलर एंड हैव एन एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क इन विच ब्लड एंटर्स फ्रॉम द एफरेंट वेसल्स एंड एग्जिट द इफरेंट वेसल्स। ये
इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसका एक नेटवर्क पाया जाता है। तो इसमें से जो ब्लड होता है वो एफरेंट वेसल्स के अंदर से प्रवेश करता है और इफरेंट वेसल्स के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यदि पाइला के हम राइट साइड, पाइला में जो गिल होता है वो राइट साइड में स्थित होता है, लेकिन इसकी यदि हम ब्लड और ब्लड वेसल्स की जो और तंत्रिका की जो रक्त आपूर्ति वो अगर देखें तो हमें ये ज्ञात होता है कि ये वास्तव में इसका बाई तरफ का अंग है, क्योंकि इसके अंदर टॉर्जन जो होता है ऐंठन के कारण ये दाहिनी तरफ आ जाता है। अब हम इसमें जो पाई जाने वाली इस गिल लैमेली का जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं या इसकी जब हम हिस्टोलॉजी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक जो लैमेली होती है वो एक तरह की खोखली संरचना होती है और इसमें अंदर की तरफ एक सकरी सी कैविटी पाई जाती है और इसके दोनों तरफ एपिथेलियल का एक स्तर पाया जाता है। ये हम इसमें देख सकते हैं, इसमें चारों तरफ जो ये लेयर है बहुत एक ये एपिथेलियल लेयर है और इसके अंदर की स्पेस दिखाई गई है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है 3 प्रकार की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है इसी एपिथेलियल लेयर में। एक होती है नॉन सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स, सेकंड होती है सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स और थर्ड होती है कुछ ग्रंथिल कोशिका यानी कि ग्लैंडुलर सेल्स। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कुछ कोशिकाएं ऐसी है जिसमें कि ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तो है सीलिएटेड एपिथेलियल सेल या सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स। कुछ कोशिकाएं यहाँ पर ऐसी है जिसमें कि ये सीलिया जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो वो है नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। और इसी तरह से इनके बीच बीच में ही कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं यहाँ उपस्थित होती हैं और इसका जो बेस होता है वो पेलियल एपिथेलियम के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि ये पेलियल एपिथेलियम, तो इसके बेस में हमें पेलियल एपिथेलियम दिखाई दे रही है जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है। पेलियल एपिथेलियम मेंटल जो वॉल है उसकी एक संरचना है जहाँ से ये जुड़ा हुआ रहता है। इसके ऊपर मसल फाइबर और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा ये एक पूरा लेमिला इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये इसके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा और कुछ मसल्स के द्वारा बना हुआ रहता है और इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो पेलियल एपिथेलियम है या फिर इसे मेंटल एपिथेलियम भी कहते हैं। द गिल veins originate from the lateral and supraintestinal ganglia of the left side, while this organ is located on the right side of the body. In fact, it is the left ctenidium that is supplied from the ganglia of the left side but causes torsion. It is located on the right. जैसा कि हम अभी पहले ही पढ़ चुके कि ये वास्तव में दाहिनी तरफ स्थित होता है लेकिन ये बाईं तरफ का अंग है क्योंकि इसके अंदर जो टॉर्जन होता है उसके कारण ये बाईं तरफ आ जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सारे ऑर्गन्स हैं जो कि पाइलम में रेस्पिरेशन को संभव बनाते हैं। तो आज हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।